Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर यासिर सर एंड दिस इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 16 फॉर द चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स एंड फॉर क्लास 11th. लेक्चर नंबर 15 में हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था. कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो आज का हमारा जो है टॉपिक जो है वो हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे और हम अब डायरेक्टली बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की. दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो चलिए ठीक है, पहले हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं. तो मैं यहाँ पे पहले टॉपिक की हेडिंग लिखता हूँ बट हमारा जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. देखिए, जहाँ तक कंबशन का सवाल है आप सबको पता है दैट कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंबस्टेबल सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजुअली रिलीज होती है. तो कंबशन रिएक्शन जो यूजुअली होती है ना प्यारे बच्चों, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बिकॉज एनर्जी कंबशन के दौरान रिलीज होता है. अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन का ये मतलब है कि जब आप एक केमिकल कंपाउंड या एक सबस्टेंस या कंबस्टेबल सबस्टेंस बर्न करते हो, लेकिन उस केमिकल सबस्टेंस का जो क्वांटिटी लेना है वो आपको 1 मोल लेना है. यानी कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए केमिकल सबस्टेंस और अ कंबस्टेबल सबस्टेंस इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. उस टाइम जितनी भी एंथैल्पी चेंज हो रही है, उस टाइम जितनी भी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है सिस्टम में, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. बहुत सिंपल है. तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इट इज डिफाइंड एज इट इज defined it is defined as the amount it is defined as the amount of heat energy it is defined as the amount of heat energy released it is defined as the amount of heat energy released or evolved because exothermic reaction होगा. combustion प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है, इससे एनर्जी बाहर रिलीज होती है. तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और एक याद रखेंगे, सिंस मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक है तो आपको समझ आना चाहिए कि डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आएगा. तो चलो डेफिनेशन की तरफ फिर से आते हैं. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और इवॉल्वड व्हेन 1 मोल, इस बात पे ज्यादा गौर करेंगे, when 1 मोल ऑफ सबस्टेंस या कोई कंपाउंड, ठीक है, इज या अंडरगोज कंबशन यानी कि वो जलता है, अंडरगोज कंबशन या अंडरगोज बर्निंग. ठीक है प्यारे बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस बात को याद रखिए, 1 मोल लेना है, बस आप ये कंडीशन दिमाग में याद रखिए. यू हैव टू टेक द 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस. कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी में चेंज आएगा जब आप 1 मोल सबस्टेंस का बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए जो हम सिंबल यूजुअली डिनोट करते हैं जनरल में, वो हम ये करते हैं डेल्टा एच सी. दिस इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्यारे बच्चों. लेकिन अगर आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिटरमिन करना चाहते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, देखिए अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये डिटरमिन करना चाहते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आपको सिंपली क्या करना है, आपको डेल्टा सी एच के ऊपर नॉट लगाना है. ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन और इसको आप सिंपली कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन. क्या मतलब है इसका? सर जब हम 1 मोल एक कंबस्टेबल सबस्टेंस का बर्न करते हैं उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंड इफ यू आर determining the enthalpy of combustion under standard conditions, that means at 298 Kelvin temperature and 1 atmosphere or 1 bar pressure, and then at that time the enthalpy of combustion is called as standard enthalpy of combustion. यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल
ज्यादा होगा एग्जाम्पल से क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं काम, मान लो मैं यहां पे लेता हूं ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन एक गैस है और आपको पता है ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। हमारा जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफी परसेंटेज ब्यूटेन का होता है, प्रोपेन भी होता है उसमें। आपको जाहिर सी बात है क्या करना है, आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा सर, ये बर्न होगा, कंबशन होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पे एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनेगा वाटर। यहां तक सबको समझ आया। और एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखिए, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, वो कंबशन ही कहलाएगा। अभी मैं दिखाता हूं यहां पे, डेल्टा H कंबशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो इस वैल्यू के बराबर है 2658 किलो जूल्स पर मोल। यहां पे देखो पर मोल के हिसाब से लेना है आपको, लेकिन इसका वैल्यू माइनस होगा। माइनस क्यों? बिकॉज ये एक्सोथर्मिक है। मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले लिया। अगर आप यहां पे देखेंगे ना, देखो ब्यूटेन का यहां पे C4H10 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 मोल है। ये रिप्रेजेंट ही करता है 1 मोल है। 1 मोल ब्यूटेन को आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। और इस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उतना ही तो चेंज आएगा ना कंबशन के दौरान। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड वैल्यू इज इक्वल टू 2658। अब वैल्यू में चक्कर मत दीजिए, वैल्यू आपको दिया होगा, वैल्यू की टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब आप कहोगे सर क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, अभी बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 4 टाइम्स लगा दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 5 टाइम लगा दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे कितने हैं 4 2 हो गए 8, और यहाँ पे 5 हो गए 8 और 5 हो गए 13। अब इसका क्या करोगे, ये तो 2 है, 13 तो ऑड है, क्या करना था उसके लिए? सिंपल सा फंडा याद रखना है आपको, 13 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन। और ये भी तरीका है रिएक्शन बैलेंस करने का। और अगर आप चाहोगे ये 2 हटाना फ्रैक्शन, तो आपको इस 2 से मल्टीप्लाई यहां से भी इक्वेशन को करना पड़ेगा, वहां से भी। तो वो क्या बनेगा फिर, वो यहाँ पे बनेगा 2IC4H2, वो 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन बनेंगे। लेकिन 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन के लिए जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो डेल्टा H कंबशन को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज एंथैल्पी चेंज जो है इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमें वो करना नहीं है। क्यों? मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, बिकॉज मुझे 1 मोल के लिए डिफाइन करनी है, मुझे 1 मोल के लिए ही डिफाइन करनी है। आपको समझ आ रही है ना मैं क्या बता रहा हूं? आपको 1 मोल के लिए ही डिफाइन करनी है। तो 1 मोल फ्यूल को, 1 मोल सबस्टेंस को जब आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस टाइम कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जनरल में कहोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इज इट क्लियर टू यू? गुड। लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपको पता होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज फॉर एग्जांपल हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, दिस इज ग्लूकोज। एक्वस फेज में ऐसे होता है सॉल्यूशन में अंदर, तो चलो फिलहाल हम सॉलिड लेते हैं ग्लूकोज। तो ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करना है आपको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको इसको बर्न करना है। जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, बैलेंस बाद में कर लेना, आपको पता है प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। एक तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। वाटर भी बनता है, चलो लिक्विड फॉर्म में हम लेते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बाहर निकलेगी। जरा इसको बैलेंस करो रिएक्शन को, ये 6 टाइम्स है तो ये 6 टाइम्स बन जाएगा, ये 12 टाइम्स है तो यहाँ पे सीधे 6 टाइम्स लिखोगे। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बचे कितने, यहाँ से 6, यहाँ से 2 गए 8, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पे ज्यादा है 6 2 12 एंड 12 और 12, यानी कि 12 प्लस 6 हो गए 18। तो 18 में से यहाँ पे 6 है, बचे कितने 12, तो इसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई करो। बट जो चीज आपने बर्न की, जो चीज आपने अंडर कंबशन लाया, वो ग्लूकोज है, वो आपका ये है। और ग्लूकोज के आपने यहाँ पे कितने मोल लिए, 1 मोल। तो 1 मोल जब ग्लूकोज का अंडर कंबशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स तो ये बन रहे हैं, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज दैट, मैं फिर से लिखूंगा डेल्टा CH0, एंड दैट इज इक्वल टू -2802। नियर अबाउट यही वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप इस पे कोई बवाल खड़ा नहीं करेंगे।
वैल्यू किसको याद रहेंगे इतने ज़्यादा? वैल्यू यूजुअली ज़्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन आप चेक कर सकते हो, मे बी इतना हो सकता है वो, या तो 1802 है या तो 2802 है। वैसे मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं वैल्यू चेक करके बता सकता हूँ आपको कितना है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो या तो 2802 पर मोल है या तो 1802 होगा। आई एम नॉट श्योर कितना है, तो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप देखेंगे वैल्यू ये आपकी बुक में दिया है, वैसे ठीक है, वैल्यू यही है, दैट इज 2802 आई एम श्योर, एंड 2658, बिल्कुल दोनों वैल्यूज जो है वो करेक्ट है। बिकॉज वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, कितने वैल्यूज आप याद रखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अब वैल्यूज इसलिए दिए, मुझे थोड़े याद थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन, तो इसलिए मैंने चेक करके आपको बता दिया फिर से। इंपॉर्टेंट बात समझिए फिर से, आपको वैल्यू जो भी दिया होगा वैल्यू की टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए आप, बिकॉज वैल्यूज यूजुअली आपको प्रॉब्लम्स में दिए गए होते हैं, ठीक है ना, तो इस बात से आप घबराएंगे नहीं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा जब आप एक मोल सबस्टेंस को बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एक मोल को, 2 मोल को नहीं, 3 मोल को नहीं, एक मोल को, उस टाइम जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा ना, उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक सिंपल सी प्रॉब्लम एक और करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, देखिए, twice CH4 that is gas plus oxygen gas, what it gives, it forms, कॉमन सेंस से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, प्लस H2O बनेगा, तो यही, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पे 2 है तो 4 डाल दो। अब ऑक्सीजन कितने बचे, यहाँ पे 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गए 4, एंड यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो 4 4 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही है तो ये 8 कर दो 4। अब देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं है पता, इस रिएक्शन के लिए मान लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बिकॉज अगर मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा, इसका मतलब मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं। मतलब इस रिएक्शन के लिए, मतलब चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस है, मान लो 100 जूल्स या किलो जूल्स पर मोल है, 100 -100, ये किसके लिए है? ये पूरी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज है। लेकिन अगर मैं कहूंगा आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो, खाली कंबशन के लिए आपको सबस्टेंस के कितने मोल लेने पड़ते हैं? 2 मोल लोगे, वहां पे 1 मोल लेना पड़ता है। अगर 2 मोल के लिए एंथैल्पी चेंज इतना है, तो बताओ वो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो इसको सीधे डिवाइड करोगे 2, तो -100 को डिवाइड 2 करोगे तो वो निकलेगा -50 किलो जूल्स पर मोल। तो कहने का मतलब ये है, जब आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों, तो उस टाइम आपको करना क्या है? उस टाइम आपको 1 मोल सबस्टेंस के लिए जो है वो डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो चलिए ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम इरेज करते हैं। ओके, दूसरा जो है जो पूछा जा सकता है वो है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ये क्या होता है? पहले एटॉमिजेशन क्या होता है? एटॉमिजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप एक सबस्टेंस को, दिमाग में रखो मैं क्या बोल रहा हूं, एटॉमिजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप एक सबस्टेंस को चेंज करते हो, यानी कि उसको ब्रेक करते हो, एनर्जी देनी पड़ती है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू, वो चेंज होता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, वो चेंज होता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स निकलते हैं, बट इन गैसियस स्टेट। इस बात को ध्यान में रखना, यानी कि मान लो आपके पास कोई सबस्टेंस है, आपको उस सबस्टेंस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी,
सो दैट वो सब्सटेंस चेंज होगा उन एटम्स में जिन एटम्स का वो बना है, और उस दौरान जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी ना उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। और बात फिर से वही आ गई, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन कहेंगे। तो अगर आप सिंबल की बात करेंगे तो इसके लिए सिंबल जो इस्तेमाल की जाती है वो डेल्टा ए एच इस्तेमाल की जाती है। ये डेल्टा ए एच, डेल्टा ए एच इज द सिंबल फॉर द एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में करना चाहो तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए एच नॉट, बस और कुछ नहीं है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, ये नॉर्मल कंडीशंस में है। अब बात समझो, मान लो मेरे पास कोई सबस्टेंस है, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है H2, और H2 तो ऑलरेडी गैस फॉर्म में है ही, लेकिन क्या ये एटम्स की शक्ल में है? नहीं, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। आप क्या करोगे, मान लो आप इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड लेट्स सपोज आपको सप्लाई करनी पड़ेगी हीट एनर्जी। उस एनर्जी से क्या होगा, उस एनर्जी से, या हीट एनर्जी भी हो सकती है, कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, यूजुअली हम हीट एनर्जी लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जब आप इसको ब्रेक करोगे, देखो हाइड्रोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन होता है H बॉन्ड H। बेसिकली आप इसको एनर्जी देते हो, वो दो हाइड्रोजन एटम्स को ब्रेक करती है। जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ब्रेक होगा तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे? दो, लेकिन बनेगी गैसियस स्टेट में। उस टाइम आपको देखो, मॉलिक्यूल से बन गए एटम्स, अब एटम्स को बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, तो जाहिर सी बात है इस सिस्टम में कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा। कितना एंथैल्पी चेंज आएगा? जब आप एक सबस्टेंस को ब्रेक करोगे इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन द गैसियस स्टेट, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। और यहां पे इस प्रोसेस के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन है डेल्टा ए एच नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो है 435 किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझो, आपको ये एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, यू हैव टू सप्लाई दिस एनर्जी। ये एनर्जी सिस्टम नहीं देगा, ये सिस्टम को देनी पड़ रही है। इसका जब मतलब है सप्लाई कर रहे हो, आप इसको सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है एंटर हो रही है, एंडोथर्मिक पार्ट है। तो दैट्स वाई आप देखोगे यहाँ पे साइन जो है वो प्लस होगा। सबको बात क्लियर हो रही है ना? सबको बात समझ आ रही है ना? तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एक सबस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन द गैसियस स्टेट? उस टाइम सिस्टम में जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। मगर शर्त यह है कि एटम्स जो बनने चाहिए वो गैसियस स्टेट में बनने चाहिए। सबको क्लियर हुआ? देखो एक और प्रोसेस, देखो एक और प्रोसेस, मैं एक और प्रोसेस दिखाऊंगा यहां पे, इसी पे दिखाऊंगा मैं। दूसरा है, मान लो मेरे पास है CH4, ये मीथेन है, और आपको पता है मीथेन कैसा होता है, ऐसा होता है CH4 टेट्राहेड्रल। देखें यहाँ पे ये CH4 है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कितने बॉन्ड्स है कार्बन हाइड्रोजन? 4 बॉन्ड्स है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे ना, देखो यहाँ पे आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? हीट एनर्जी। ये फिर से एंडोथर्मिक है बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिजेशन पढ़ रहे हो। तो आपको मीथेन गैस को चेंज करना पड़ेगा। एक तो कार्बन बनेगा, लेकिन कार्बन सॉलिड भी बन सकता है, ये गैसियस फॉर्म में बनाना है, प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम्स बनवाने हैं गैस में। जब ये गैस में कन्वर्ट होगा ना लाइक दिस, उस टाइम जितनी भी आपने एनर्जी सप्लाई की उसको आप कहोगे एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। तो इन केस ऑफ मीथेन, दैट एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन A under standard conditions has been found to be equal to, here about it is 1665 के अराउंड, 1665 के अराउंड लगभग है। चलो मैं चेक कर देता हूँ वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एटॉमिजेशन इज या 1665, 100% सही है, किलो जूल्स पर मोल। मैंने फिर से कहा वैल्यू की टेंशन मत लीजिए आप, कभी कभार मैं रैंडम वैल्यूज भी लूंगा बिकॉज ये वैल्यूज मुझे याद भी थे और मेरे सामने ये वैल्यूज पड़े भी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसको आप कहते हो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, यानी कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर उसके बाद दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर चौथा बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे आप इनको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, तो उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, इसको आप बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। लेकिन सिंस यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो चारों बॉन्ड्स की एनर्जी जो है ब्रेक करने की वो सेम नहीं हो सकती, तो उस टाइम हम कभी कभार मीन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस बात को प्लीज समझिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
मैं छोटी छोटी टर्म्स आपको समझा रहा हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आगे वाला टॉपिक जो है ना लेक्चर नंबर 17 जिसमें हमने हिस्सेस ला पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उस पर तो आप रख ही लो, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, मान लो ऐसी बात है, ठीक है ना, तो या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, तो उस टाइम आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दी। तो चलो हो गया एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन आपको क्लियर। अब देखिए, अब एक और है जिसमें एंथैल्पी चेंज होता है, मैं यहां पे लिखूंगा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग स्टेट चेंज या ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, फिजिकल का हो या स्टेट चेंज का हो, जब स्टेट चेंज होता है इसका क्या मतलब है, देखो समझाएंगे आपको अभी इसका क्या मतलब होता है। मान लो मैं प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पढ़ रहा हूं, मेल्टिंग को प्यारे बच्चों फ्यूजन भी कहते हैं, जिसमें सॉलिड सबस्टेंस जो है क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है या मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, यही होता है ना, इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं, उसको मेल्टिंग भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इसको भी तो एनर्जी चाहिए, जब आप सॉलिड को एनर्जी दोगे तभी तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तभी तो उसको मेल्टिंग हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो भी क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, यहां पे लिखते हैं ऐसे फ्यूजन भी लिखते हैं, मेल्टिंग भी लिखते हैं। अब उसका वैल्यू जो भी होगा, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन होगा प्लस। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो +10 किलो जूल्स पर मोल। देखो यहाँ पे अब मैंने रैंडम वैल्यू दिया, अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, अब बुक में नहीं दे सकते, मैंने एक रैंडम वैल्यू दिया। क्या मतलब है इसका, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सॉलिड का जो आपको मेल्ट करना है उसका सबस्टेंस जो है ना वो 1 मोल होना चाहिए, दैट शुड बी 1 मोल। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ सॉलिड सबस्टेंस को चेंज करने में, मेल्ट करने में इनटू इट्स लिक्विड फेज, इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, तो उस टाइम उसको हम कहते हैं डेल्टा फ्यूजन। सिंपल। अगर आपको वापस लिक्विड में जाना पड़ेगा, मतलब अगर आपको लिक्विड में वापस जाना पड़ेगा सॉलिड में, तो उस टाइम भी हम लिख सकते हैं डेल्टा एच, फ्यूजन ही लिख सकते हैं, लेकिन उसका साइन माइनस आएगा, बिकॉज आप रिवर्स में जाओगे ना, तो उसको आप कह सकते हो मेल्टिंग का अपोजिट क्या है, कंडेंसेशन, मतलब सॉरी फ्रीजिंग, उसको आप डेल्टा एच फ्रीजिंग भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ फ्यूजन ही लिखना चाहो तो यहाँ पे माइनस लगाना है, बिकॉज प्रोसेस रिवर्स होगी। ये तो मेल्टिंग के केस में हुआ। जरा अगर मुझे बताओ वेपराइजेशन केस होगा, वेपोराइजेशन वाला केस है, वेपोराइजेशन केस में क्या होता है, उसमें लिक्विड सबस्टेंस चेंज होता है इनटू वेपर फेज। लिक्विड किस में जाता है, वेपर में। मान लो आपने लिक्विड वाटर लिया, आप उसको हीट करोगे तो वेपर में चला जाएगा, वाटर वेपर बनेगा। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको लिक्विड का 1 मोल ही लेना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एनर्जी सप्लाई करने के लिए हीट। तो उस टाइम जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और सिंस वेपराइजेशन भी एंडोथर्मिक है, बिकॉज यहाँ पे भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ आ रही है ना आपको, उसका वैल्यू भी प्लस ही आएगा। मान लो प्लस मैं लिखूंगा 15 किलो जूल्स पर मोल, तो मैं जनरल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस बात को आप समझिए। तो एंथैल्पी ऑफ सबस्टिट्यूशन सॉरी फ्यूजन पूछ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन पूछ सकते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, तीसरा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन ये होता है जिसमें सॉलिड सबस्टेंस जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर में चला जाएगा, वो गैस में चला जाएगा, बीच में लिक्विड स्टेट आता नहीं है। इस बात को समझिए। Sublimation is that process in which the solid state of a substance, upon giving some heat, definitely directly converts into its vapor phase. उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। अब उस सब्लिमेशन प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो हम लिखेंगे H0 डेल्टा, उसको हम ऐसे लिखते हैं दैट इज सब्लिमेशन। जाहिर सी बात है ये भी कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी।
तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। लेट अस सपोज जनरल वैल्यू देता हूं मैं 20 किलो जूल्स पर मोल। सो 20 किलो जूल्स पर मोल विल बी द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर दैट सॉलिड। सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था कुछ अबाउट सम अदर एंथैल्पीज, जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा, ठीक है, इवन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन पढ़ा। तो इसमें कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये रखनी है कि कभी कभार कैलोरीफिक वैल्यू पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई जब 1 ग्राम सबस्टेंस का आपने बर्न किया। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम सबस्टेंस का आपने बर्न किया, उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जो सबस्टेंस 1 ग्राम जलने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं डेल्टा CH0 की बात कर रहा हूं ऑफ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लो इथेन C2H6, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल इज मान लो 100 किलो जूल्स पर मोल, इज 100 किलो जूल्स पर मोल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ डेल्टा CH0 किसके लिए? इथेन के लिए। C2H6 है, यानी कि 1 मोल को जलाने के लिए कितनी एनर्जी का रिलीज होता है? सिंस ये रिलीज होगा, जाहिर सी बात है ये कंबशन है, तो इसका मुझे खुद ही एक्सोथर्मिक में माइनस ऐड करना पड़ेगा, दैट इज किलो जूल्स पर मोल। देखिए यानी कि 1 मोल जब आपने इसका जलाया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली? इतनी। मुझे बताओ, कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन C2H6। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन क्या होगा? कैसे निकालोगे? कुछ पल्ले पड़ रहा है? कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 ग्राम सबस्टेंस जलाना पड़ेगा, हमें 1 ग्राम इथेन जलाना है, 1 ग्राम C2H6 जलाना पड़ेगा, हमें ये ऑक्सीडाइज करना है। उस टाइम जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी ना, दैट विल बी इक्वल टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन। लेकिन दिया क्या है? वहां पे दिया है डेल्टा CH एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। और आपको पता है जब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH किसी सबस्टेंस के लिए निकालते हो, वो बेसिकली उस सबस्टेंस के 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल ऑफ दैट सबस्टेंस। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ दैट क्या मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ मैं, तो चुटकियों में कर सकता हूँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्या कह सकता हूँ ऐसे, 1 मोल किसका? इथेन का, दैट इज C2H6 कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहा है अपॉन कंबशन? सर -100 किलो जूल्स पर मोल। यहां तक समझ आया? ये तो गिवन है, पता है हमें 1 मोल इथेन जब जल रहा है तो वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है। इतनी नहीं देगा, मैं ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, -100। अब देखिए माइनस क्यों है? बिकॉज एक्सोथर्मिक है। 1 मोल इथेन का कितना होता है अगर आप निकालेंगे? तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 1 मोल मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन, जाहिर सी बात है ना। तो C2H6 कितना हुआ है? देखो कार्बन हो गए 2, चलो यहीं पे निकालते हैं, चलो ऊपर निकालते हैं। C2H6 का मोलर मास कितना है? 1 मोल सबस्टेंस का जो मास होगा उसको कहेंगे ना मोलर मास, उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो कितना है इथेन का? देखो 12 कार्बन का है मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस हाइड्रोजन का 6 है, तो दैट विल बी 6, लेकिन 6 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना हो गया? 2
4 दैट इज 24 प्लस 6, ठीक है ना। तो कितना हो गया इसका 24 प्लस 6 दैट इज हो गया 30। कुछ समझ आ रहा है? कितना हो गया 30 इसका मोलर मास है। क्या मैं लिख सकता हूं इसका यानी कि इथेन का इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अगर लेंगे दैट मीन्स 30 ग्राम्स। क्या मैं लिख सकता हूं दैट इसका मतलब ये भी हुआ दैट 30 ग्राम्स, क्या है 30 निकलेगा ना, 12 टू 24 प्लस 6, हाँ हो गया 30। इसका मतलब है 30 ग्राम्स ऑफ इथेन जो है वो कितना दे रहा है हीट सर 100 किलो जूल्स पर मोल। बात समझो, 1 मोल ऑफ इथेन की बस इतना, इसका मतलब है 30 ग्राम्स ऑफ इथेन की बस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको 30 ग्राम्स का चाहिए कि आपको 1 ग्राम का चाहिए? आपको 1 ग्राम का चाहिए बिकॉज आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। तो बताओ मुझे 1 ग्राम ऑफ इथेन दैट इज C2H6 कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देगी? दैट विल बी 100 किलो जूल्स पर मोल। 30 डिवाइड में जाएगा दैट इज दिस, ये तरीका है। तो 0 0 कैंसिल होगा, क्या निकला वहां पे दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा निकला। तो क्या निकलेगा एक, इसको डिवीजन में डालो, सो दैट इज 3 3 9, तो 1 हो गया दैट इज 3 3 9, तो यह वैल्यू कितना आएगा दैट मीन्स 3.333 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन जो है दैट विल बी 3.33 किलो जूल्स पर मोल। कभी कभार आपको दो डिफरेंट सबस्टेंस का अलग से पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा डेल्टा एच कंबशन फॉर सबस्टेंस ए इज दिस, डेल्टा एच कंबशन फॉर सबस्टेंस बी इज दिस। दोनों में से बताओ बेटर फ्यूल कौन है। बेटर फ्यूल की बात आई तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात आई, तो आपको उस टाइम कैलोरीफिक वैल्यू ऐसे निकालना पड़ेगा और फिर आपको कंपैरिजन में देना पड़ेगा। जो पर ग्राम के हिसाब से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेटर फ्यूल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो बेसिकली लेक्चर था जिसमें हमने कुछ और एंथैल्पी की टर्म्स पढ़ाई आपको, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके बाद हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसके बाद हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, फिर मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बताया, ठीक है ना, और फिर हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम भी की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा जो होगा वो हेसेस लॉ पे होगा, और हेसेस लॉ जो है चलो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, वो सारा हम लेक्चर 17 में ही पढ़ेंगे। लेकिन उस लेक्चर के लिए बेस जो है वो 16th वाला लेक्चर है, इनफैक्ट 15 वाला भी है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझोगे तो जाके लेक्चर नंबर 17 हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन समझ आएगा। तो मिलते हैं आपसे इन द वीडियो लेक्चर नंबर 17। टिल देन प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखें, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।